हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, और बहुत ही क्विक रिवीजन हम इसको करेंगे ताकि पूरा पूरा सम अप हो जाए 5 से 10 मिनट के अंदर। चलिए, AS4 का नाम है कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जिसके अंदर सिर्फ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पर बात होती है। कॉन्टिजेंसीज के बारे में AS29 में बात होती है। सबसे पहले इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट क्या होते हैं? ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं, और जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव किए जाते हैं, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव किए जाते हैं उस डेट तक अगर कोई इवेंट हो, चाहे वो इवेंट फेवरेबल इवेंट हो, चाहे वो इवेंट अनफेवरेबल इवेंट हो, याद रखिएगा क्वेश्चन के अंदर इवन फेवरेबल इफेक्ट क्यों ना हो, हम उसको भी अकाउंट फॉर करते हैं AS4 के हिसाब से। तो ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, और अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मान लीजिए अप्रूव हुए हैं 30 जून को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने की डेट के अंदर अंदर इस पीरियड में अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसको बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव्ड लिखा है, यहां पर एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव नहीं होते हैं। एजीएम से पहले ही जब बोर्ड मीटिंग होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो चुके होते हैं। एजीएम में तो सिर्फ अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रखा जाता है, दिखाया जाता है, तो जो अप्रूवल डेट होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होती है। अब इसमें जैसे कहा गया है कि जैसे इफ एनी इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड then financial effect of these events shall be adjusted or disclosed। अब इस पीरियड का मतलब क्या है, बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं इस पीरियड के बारे में? इस पीरियड में जो भी इवेंट अकर हुआ है, हो सकता है उसका लेना देना उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने अप्रूव किया है। हो सकता है उसका लेना देना किस रूप में हो, मे बी आपका डेटर इंसॉल्वेंट हो गया हो, जो डेटर आपने बैलेंस शीट में दिखाया है, मे बी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई हो, जो इन्वेस्टमेंट आप अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, मे बी आपके इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जिसके कारण आपके प्रेमाइस पर फायर लग गई और उसके लॉसेस हो गए। तो ये सारे इवेंट को रिपोर्ट करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, इसको बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। उसके बाद टाइप्स ऑफ इवेंट्स, AS4 कहता है कि ये जितने भी इवेंट्स होते हैं, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, ये दो टाइप के होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है कि इवेंट भले 31 मार्च के बाद हुआ, पर आप उसका एडजस्टमेंट 31 मार्च वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करोगे बाय पासिंग एनी जर्नल एंट्री, और उसका इंपैक्ट आप अपने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस के अंदर आप उसका इफेक्ट दोगे। और जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है उसको आप इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट तो नहीं करोगे, बस आप उसमें डिस्क्लोजर जरूर करोगे ताकि यूजर्स को पता चले। आप कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास यहां नहीं करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री अगर पास होनी होगी तो वो नेक्स्ट ईयर में ही होगी जब इवेंट अकर हुआ, पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुए हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप एक प्रॉपर डिस्क्लोजर जरूर दोगे, उनको कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो क्या कहा गया है यहां पर? कहा गया है दोज इवेंट्स दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। ऐसे इवेंट्स को एडजस्टिंग इवेंट कहा जाता है जो हुए तो बाद में, पर बैलेंस शीट डेट पर उनके होने के चांसेस पहले से ही लग रहे थे, बैलेंस शीट डेट पर उनके होने के कंडीशंस पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, और जब वो अकर हुए तो हमें एक एविडेंस मिल गया कि यस देखो ये तो हमें पता ही था कि होगा। तो अकरेंस ऑफ इवेंट कंफर्म्स द कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। जब वो अकर हुए तो उससे हमें कंफर्म हो गया कि देखो जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी वो हमारा अंदाजा सही निकला और वो इवेंट अकर हो गया, तो उसको बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। इन शॉर्ट, बैलेंस शीट डेट पर अगर उसके होने के चांसेस लग रहे थे, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसको बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब कंडीशंस नॉट एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट पर उसके होने ना होने के चांसेस नहीं लग रहे थे, ये कंप्लीटली एक न्यू इवेंट अकर हो गया जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद अराइज हुआ। आई मेरी बात समझ में? तो इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। अब ये एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो आ गया, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? AS4 बोलता है कि अगर आपका एडजस्टिंग इवेंट है तो एडजस्टिंग इवेंट को आप उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनके आप अप्रूवल की बात कर रहे हो, जिनको आपने अप्रूव किया है बैलेंस शीट डेट के बाद, उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप उसका इंपैक्ट दोगे बाय एडजस्टिंग द रिलेटेड असेट्स लायबिलिटीज। मतलब अगर मान लो आपका डेटर इंसॉल्वेंट हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद, पर बैलेंस शीट डेट तक आपको लग रहा था कि डेटर इंसॉल्वेंट हो सकता है और आपका पैसा डूब सकता है, तो आप डेटर्स को राइट ऑफ कर सकते हो, आप डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन बना सकते हो, तो रिलेटेड असेट और लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करते हो, और उसका दूसरा इफेक्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉस के रूप में या गेन के रूप में आप P&L में बुक करते हो। सर गेन के रूप में? हाँ जी, क्योंकि फेवरेबल भी इंपैक्ट आएगा
और अनफेवरेबल भी आएगा। ध्यान रखिएगा, फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों होते हैं, एमसीक्यू के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल, रिकॉग्नाइज लॉस और मेक प्रोविजन इन द बुक्स। तो एडजस्टिंग इवेंट के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इंपैक्ट देते हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको आप अप्रूव करने जा रहे हो या आपके अप्रूवल डेट तक इवेंट होने पर लग रहे हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का इंपैक्ट आपको नेक्स्ट ईयर में ही देना पड़ता है बाय पासिंग जनरल एंट्री, पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अप्रूव कर रहे हो उसके अंदर आपको कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करती। हां, आपको डिस्क्लोजर जरूर करना पड़ता है, आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में उसका देना पड़ता है ताकि यूजर्स को उसका इंपैक्ट पता चल सके। चलिए और क्या बातें कर रहे हैं एग्जांपल के रूप में, अगर आपको पता करना है कि भाई एडजस्टिंग इवेंट कौन कौन से होते हैं, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर सब्जेक्ट टू द कंडीशन की 31 मार्च से पहले आपका डेटर इंसॉल्वेंट होने वाला है, ये खबर आपको मिल रही है या फिर आपको लगता है कि आपका पैसा आपका डूब सकता है। लिटिगेशन सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट फॉर इवेंट अकर्ड बिफोर द रिपोर्टिंग डेट, कोई कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग था बैलेंस शीट डेट पर उसका जजमेंट बैलेंस शीट डेट के बाद फाइनली आ गया, लिटिगेशन सेटलमेंट हो गया। 31 मार्च को तो जजमेंट पेंडिंग था, तो मतलब कंडीशन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, मान लो चोरी पकड़ा गई रिपोर्टिंग डेट के बाद, पर चोरी एक्चुअली में हुई थी रिपोर्टिंग डेट से पहले, तो ये सारे के सारे एडजस्टिंग इवेंट है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर गई बैलेंस शीट डेट के बाद, बैलेंस शीट डेट पे पता होता कि गिरने वाली है तो मैं इन्वेस्टमेंट भेज देता ना भाई, ठीक है। फायर अकर्ड इन द प्रीमाइस, अगर मुझे पता होता कि बैलेंस शीट डेट पर फायर, मुझे पता होता कि फायर होने वाली है, मैं अगर प्रिडिक्ट कर सकता था तो मैं डेफिनेटली फायर होने ही नहीं देता, ठीक है। तो कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, तो फायर अकर्ड इन द प्रीमाइस आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इसको आप हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानोगे, और अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो आप इसका सिर्फ डिस्क्लोजर दोगे, प्रॉपर डिस्क्लोजर दोगे। शेड्यूल 3 भी यही कहता है और आपको AS4 भी यही कहता है कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद, हो सकता है डिविडेंड को डिक्लेयर किया बैलेंस शीट डेट के बाद, आप उसको एडजस्टिंग इवेंट नहीं मानोगे, आप उसको नॉन एडजस्टिंग क्या मानोगे, आप उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानोगे और बैलेंस शीट में सिर्फ डिस्क्लोज करोगे। दूसरा, गोइंग कंसर्न अफेक्टेड ड्यू टू द अकरेंस ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मान लीजिए गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया, मान लीजिए 31 मार्च के बाद फायर अकर हो गई। अब फायर का अकर होना एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही तो है, पर उससे हुआ क्या, उससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया। अब एंटिटी को लगता है कि हमारा फ्यूचर में फोर्सिएबल फ्यूचर तक बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, शायद हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट जिसके कारण गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुआ है, तो AS4 बोलता है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो यहां पर क्योंकि गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुआ है तो सिर्फ डिस्क्लोजर से बात नहीं चलेगी, इसको तुम्हें एक्सेप्शनली एडजस्टिंग इवेंट मानते हुए तुम्हें रिस्पेक्टिव असेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाना पड़ेगा। वो असेट्स और लायबिलिटीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रही हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अभी अप्रूव हो रहे हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर द रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन ये कहता है कि इवन तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, पर उसके कारण अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुआ है तो उसका तुम्हें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, असेट्स लायबिलिटीज को रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाना पड़ेगा। सो गाइस, दिस वाज AS4, और मैं आपको बोलूंगा कि AS4 के अंदर आप जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस करके जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि लिखने में तकलीफ होती है। कई बच्चे मुझे कहते हैं सर थ्योरी AS कैसे करें। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूंगा, थ्योरी AS करने का सबसे बेस्ट तरीका है उनके सारे क्वेश्चंस को एक अच्छे से रीड करके जाओ, और जो कीवर्ड्स हैं उनको एक तरीके से याद कर लो, बाकी आप लिख लोगे आसानी से, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? अगर हां तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।